हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको आज सॉल्व करने बताऊंगा मैं एक ऐसे मेथड से जिसमें आपको बड़ा ही कन्वीनियंट होगा। ट्रिक्स हैं और आप इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखना है लास्ट तक, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पेपर में, कॉम्पिटिशन में आते हैं और बहुत ही कम समय में आपको वहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। देखिए, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि थ्री सेल्स हैं जिसकी ईएमएफ है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम दी हुई है। इसमें इसका ईएमएफ जो है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये सर्किट डायग्राम में हमारे पास दिया हुआ है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जितनी भी वोल्ट की बैटरी दी हुई है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जैसे 3 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की है, 4 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम की है, 1 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 6 वोल्ट की है। और जो ये बाहर का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, इसको आप लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस बोला गया है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1.6 ओम की। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इसमें कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि बैटरीज जो आपकी कनेक्टेड है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में बैटरीज आपकी, ये बैटरीज जो है ये आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पहले सबसे पहले हमने देख लिया। अब जहां तक सवाल है इसमें कि आपको ई इफेक्टिव जानना है, तो ई इफेक्टिव के लिए ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 बाय R1 प्लस E2। जब ये बैटरी आपकी पैरेलल कनेक्शन में होगी तब की बात की जा रही है। E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से जितनी भी बैटरी कनेक्टेड होगी, जैसे यहाँ पे कि हमारे पास 3 बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप 3 को ले लो, और अगर ज्यादा कनेक्टेड है तो ज्यादा की करेंगे। अपॉन में, ये देखो अपॉन में यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे निकलता है इस फॉर्मूले से ई इफेक्टिव। इस तरह से फॉर्मूले से हम लोग ई इफेक्टिव निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो तो और भी यहाँ पे कुछ और भी मेथड है, उसको भी समझेंगे। कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि E1 क्या है। E1 जो है आपका पहली वाली जो बैटरी है उसका ईएमएफ है E1, ये वाली जो है इसका E1। और R1 क्या है? इसी E1 का मतलब इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो है आपका E2 है, और E2 ये आपका 4 वोल्ट का है, और इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है जो कि 2 ओम का दिया हुआ है। इस तरह से सब बैटरी जितनी भी दी हुई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है जब भी इस तरह की सर्किट दी हुई हो। तो देखिए, सर्किट बार बार ऐसा हो इस तरह का कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार सर्किट क्या होता है, कुछ इस तरह का भी दिया जा सकता है, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसमें भी आपको कैसा फॉर्मूला लगाना है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है ही। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि सर्किट कैसा और भी दूसरे फॉर्म में कैसा हो सकता है। तो सर्किट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दी जाए और यहाँ पे एक ईएमएफ दे दिया जाए। ठीक है, फिर इसके नीचे जो है रेजिस्टेंस दे दी जाए, फिर इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस दे दिया जाए। इस तरह से रेजिस्टेंस लगातार जो है कनेक्टेड हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें यहाँ पे समझना होगा कि जब रेजिस्टेंस ही लगातार कनेक्टेड हो और एक और यहाँ पे बैटरी लगी हुई हो और एक और रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे कि ऐसे केस में देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा कि ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसे E1 आप इसको मान लोगे। ठीक है, E1 इसको मान लोगे, लेकिन यहाँ पे तो बैटरी कुछ है नहीं,
यहाँ पे तो कोई बैटरी है नहीं, तो आपके कहने का मतलब यहाँ पे E2 इक्वल टू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। यहाँ पे भी कोई बैटरी तो है नहीं, तो E3 को भी आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। और यहाँ पे बैटरी है तो आप E4 की वैल्यू जो भी है आपको मिल जाएगी। उसी तरह से रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको अलग अलग आपको ले लेना होगा। जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे आप क्या ले लोगे, ये मान लो R1 ले लोगे, ये R2 ले लोगे, ठीक है, R3 ले लोगे एंड यहाँ पे R4 एंड सो ऑन। इस तरह से जब भी सर्किट डायग्राम दी हो तो उसमें इसी तरह से हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे बैटरी यहाँ पे मैंने बनाई है तो इसका बड़ा वाला डंडा अगर राइट में है तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और बड़ा वाला डंडा अगर लेफ्ट में है मतलब राइट में क्या है, निगेटिव है, तो इसको निगेटिव मान रहे हैं। तो ये मानने के पीछे कुछ पर्पस है, क्योंकि कॉम्बिनेशन किस तरह की होगी वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करेगा। ठीक है, जैसे कि तो जैसा कि जो सिस्टम मैंने बताया उस हिसाब से यहाँ पे अगर मूव करोगे आप तो ये देखो, ये बैटरी का राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पहला वाला बैटरी है, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो पहला वाला बैटरी है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 ले लिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का, तो रेजिस्टेंस R1 हो गया 1 ओम का, तो 3/1 प्लस दूसरा वाला जो बैटरी है उसकी EMF कितनी है, 4 वोल्ट की है, लेकिन इसका राइट साइड में कौन सा है, निगेटिव वाला है, तो -4 ले लेंगे, -4 अपॉन इसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम की है, तो अपॉन में 2 लिख लिया, इसको एक छोटे से ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस उसके बाद तीसरी वाली जो EMF देख रहे हो आप, इसमें राइट साइड में क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे आप कह लोगे इसकी वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 6 अपॉन में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, तो 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके अपॉन में 1, 6/1 अपॉन इस तरह से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो इफेक्टिव EMF निकालना है। तो अब नीचे देख लेते हैं, 1 अपॉन, जैसे इसका देख रहे हैं 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 और प्लस कितना आ गया, 1/1। तो ये रेजिस्टेंस का तीनों का हमने R1, R2 और R3 तीनों के लिए दिखा दिया। तो देखो अब ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर में ये 3 है, तो 3 - 2 प्लस 6, ठीक है, ये 3 - 2 प्लस 6 ये आ रहा है, और नीचे में देख लो आप, अपॉन कर दिया 1 1 1 मतलब 1 1 2, ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, और 2 प्लस हाफ है ना, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इसका LCM ले लोगे तो ये 5/2 इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 अपॉन में कितना आ गया, 5/2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 2.8 वोल्ट। तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव EMF आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमारे से यहाँ पे ये जो 7/5/2 है, अभी हमने तो यहाँ पे किसको निकाला, अभी हमने निकाला यहाँ पे E इफेक्टिव को निकाला, अब हमें निकालना है यहाँ पे R इफेक्टिव को निकालना है, तो ये R इफेक्टिव हमारे पास दिया हुआ है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखो 1/R इफेक्टिव, दिस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से जितना भी रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो सब क्या होगा, सिंपली वो पैरेलल वाला एक कंबाइन होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ 3 है, तो 3 को ले लो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, जो कि हमारे पास यहाँ पे इससे पहले भी जो हमने यहाँ पे इफेक्टिव निकालने की कोशिश की थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे इनफैक्ट ये सेम वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा था हमें, तो ये वाली वैल्यू जो थी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना मिल रहा है हमारा, R की वैल्यू 2/5, ये 5/2 आ जाएगा पहले तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट में देखोगे तो ये सबसे पहले 5/2 आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो 1/R इफेक्टिव है, तो R इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/5, और 2/5 जो कि इसको डेसिमल में करोगे, अभी फ्रैक्शन में है तो 0.4 ओम की वैल्यू
यहाँ पे आर इफेक्टिव के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस सब की वैल्यू आर इफेक्टिव ई इफेक्टिव तो निकाल लिया आपने, लेकिन अगर हमें क्या करना हो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, जैसे कि सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट का जो सारी वैल्यू है उस हिसाब से अगर ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे ये दिखाता हूँ। आप क्या करो यहाँ पे कि आपने सिंपल एक सर्किट लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया कि एक सर्किट आपने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की, ये देखेंगे तो ये ले लिया, और क्या क्या कनेक्शन करना है, वहां पे एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन करना है, उस ऊपर में जितनी सर्किट बनी हुई है उस सब का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ करेंगे उसको देखना है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ले लिया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरह से, ठीक है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना आया था, तो बैटरी का ईएमएफ आपके पास 2.8 वोल्ट का आया था, तो ये 2.8 वोल्ट का हो गया। इसको यहाँ पे दिखा दो, 2.8 वोल्ट बैटरी की ईएमएफ है, और बैटरी ये जो रेजिस्टेंस लिया था इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, अब ये है 0.4 ओम की है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे बचा हुआ है ये लोड रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे सर्किट में आपके पास 1.6 ओम का है, 1.6 ओम। अब देखो सवाल बड़ा आसान हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये भी अब आसान हो जाता है हमारे लिए। अब हमारे पास 1.6 ओम और 0.4 ओम मतलब कितना हो गया, ये चूंकि अब ये डायरेक्ट केस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इस दोनों को देखा जाए तो ये और ये मिलके 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया है कि करंट निकाल लो। तो आप क्या करोगे, I इक्वल टू V बाय आर, V बाय आर, V बाय आर, V मतलब कितना है 2.8, और R कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वो 2 ओम का निकला हमारा, तो ये 1.4 एम्पियर। तो ये हमारा कितना करंट सर्किट से जा रहा था, ये बिल्कुल आराम से आप यहाँ कि जैसे ये जो एक पूरा सर्किट दिया हुआ है, ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज से बना हुआ सर्किट है। यहाँ पे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा हुआ है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमें पता है कि भाई P/Q और R/S का होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, शोइंग नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि ये गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी हुई है, और ये गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया हुआ है B और D के बीच में। तो हमें वैल्यू निकालनी है R की। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका ये P है, ये Q होगा, है ना, ये वाला पार्ट R है, ये S है, ऐसा कुछ अगर रहा तो आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वो होता है P/Q इक्वल टू R/S, ऐसा होता है P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, P और S का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ से आप देखा जाए तो P और S का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ से Q और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, Q और R का, ठीक है। तो इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बड़ा इजी अब हो जाता है। ये जब आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो फिर समझ लो कि इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। तो P और R, P हमारे पास 100 ओम है, तो यहाँ पे आप लिख लो 100 इंटू R, P और S, तो S तो हमने 40 को माना है, तो 100 इंटू 40 ये हो गया। दिस वन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आप Q इंटू R का करना पड़ेगा आपको, तो Q और R कितना है, R तो आपका 200 ओम का है, तो 200 ओम लिख दिया यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे, ये Q वाला, तो Q वाला जो है ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब होता है तो कैसे ऐड करते हैं, तो आप कर लिखते हो ना कि भाई दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम का डिवीजन हो जाता है, मतलब 100 इंटू R, 100 इंटू R, ये एक प्रोडक्ट हो गया, और अपॉन में इसका डिवीजन देखो, ये प्रोडक्ट हो गया, नीचे में इसका सम हो जाता है। सम मतलब 100 प्लस R, ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में सम होता है, तो ऐसे लिखते हैं। तो अब आप इसी को यहाँ पे लिख दो इनटू में करके, कितना आसान है। तो ये कब हम ऐसे लिखते हैं सर, ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने में कैलकुलेशन ही तो है, तो कैलकुलेशन में आप यहाँ पे करो। देखो ये 100 0 0, तो 0 0 इधर भी 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। एक 0 इधर यहाँ पे है, एक 0 इसको कैंसिल करो, तो एक 0 इधर से कैंसिल कर दो आप। चाहो तो यहाँ पे कर दो 2 2 जा 4 और इधर कर दो आप 2 5 जा 10। ऐसा कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब ऐसा हो गया, जो बचा रह गया, अब उसको क्या लिखना है उसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 100 प्लस आर, ये 100 प्लस आर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस तरफ आप इसको 2 ये भी है और 2 ये भी है, तो 2 और 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा हुआ रह गया 100 प्लस आर, और इस तरफ बचा हुआ रह गया 5 इंटू आर, तो 5 इंटू आर आपने कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से ये आर को आप इधर लाओगे, 4r इक्वल टू 100, तो r इक्वल टू कितना, r इक्वल्स टू 25 आ जाए। बिल्कुल r इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, और वही हमें यहाँ पे r की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। इसी क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि करंट के बारे में बता दो आप, तो करंट जैसे कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ था, ठीक है ना। करंट कितना जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ये 25 ओम है आपके पास, ठीक है, 25 है, तो आप मान लो यहाँ से करंट जाएगी इस डायरेक्शन में, इस करंट इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट आपकी बढ़ जाएगी 2 पार्ट में, और यहाँ पे भी जब करंट आएगी तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट आर से होके जाएगा, एक दूसरा पार्ट 100 ओम से होके जाएगा, फिर ये सारा करंट यहाँ पे आएगा इधर से इसमें और इधर से भी इसमें, और ये सब करंट, जितना करंट आपने सप्लाई दिया है उतना ही करंट आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो इस तरह से सारे करंट के बारे में आप जान सकते हो कि किस किस सर्किट के थ्रू कितने करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से आप जो करंट दे रहे हो, ये प्लस है, बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, यहाँ पे आपने स्विच क्लोज किया हुआ है, करंट जाना शुरू करेगा। मान लो कि यहाँ पे हमने करंट दे दिया आई करंट की सप्लाई है, तो आई करंट इधर जा रहा है। अब आई करंट इधर जा रहा है, तो मान लिया कि आर की तरफ, ये आर की तरफ जो करंट जा रहा है उसको मैं मान लेता हूँ कि आर की तरफ करंट जा रहा है, ये पी की तरफ मैं मान लेता हूँ, पी की तरफ जो करंट जा रहा है ये जा रहा है आपका I1, ऐसा मान लिया हमने, पी की तरफ करंट जा रहा है I1, ठीक है। तो इस तरफ जो करंट जाएगा वो जाएगा आपका I माइनस I1 का, I माइनस I1 का करंट आपका आर की तरफ से जाएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ से जो करंट जाएगा I माइनस I1 का जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे करंट दे दिया 20 एम्पियर। एक एग्जाम्पल के लिए भी समझ लेते हैं हम, यहाँ पे हमने करंट दे दिया 20 एम्पियर। 20 एम्पियर में ऐसा हुआ कि यहाँ से आपके पास मान लो 8 एम्पियर का करंट चला गया, 8 एम्पियर आपका P से होके चला गया, तो P से 8 एम्पियर चला गया, वैसे तो बाकी बचा 12 इधर से जाएगा आर की तरफ से, वो क्लियर है सर। 20 माइनस 8, जैसा कि मैंने बोला I1 इधर से जाएगा, तो I1 करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर से होके जा रहा है उसको हमने मान लिया करंट जा रहा है IG, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जा रहा है। तो बचा हुआ करंट कितना जाएगा, तो ये करंट जाएगा I1 माइनस IG। ये I1 माइनस IG जो है वो दूसरे तरफ से करंट जा रहा है आपका, जो कि Q से होके जा रहा है। अब इधर से जब आप देखोगे तो ये I माइनस I1 वाला जो करंट है ये इधर आ रहा है, और यहाँ से IG करंट आ रहा है, तो ये दोनों करंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोनों करंट जब मिलेगा, इधर से ये आने वाला और इधर से ये आने वाला, तो दोनों मिलके इस तरफ जाएगा, जंक्शन रूल में जैसा होता है। तो I माइनस I1 ये करंट जो R से होता हुआ आ रहा था, और IG तो प्लस IG जो कि गैल्वेनोमीटर से होता हुआ करंट आ रहा था, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, सब ज्वाइन कर लेगा। ये करंट इधर से आ रहा है, दूसरी तरफ से करंट I1 माइनस IG आ रहा है, ये भी करंट इधर आएगा। फिर जंक्शन रूल यहाँ पे लगाओगे तो ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हमारे पास है Q से आता हुआ करंट है I1 माइनस IG, ये करंट हमारा Q से आ रहा है, और वहीं S से होते हुए जो करंट आ रही है इस पॉइंट पे, वो आ रही है, प्लस कर देते हैं दोनों को, I माइनस I1, ये वाला करंट आ रहा है S से होता हुआ, तो I माइनस I1 प्लस IG, तो ये करंट आ रहा है इधर से, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे कितना करंट जाएगा इस तरफ, तो देखो दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपके पास ये देखो I1 माइनस में है, यहाँ पे I1 प्लस में है, कैंसिल। IG माइनस में है, IG प्लस में है, कैंसिल। तो बचा रह गया सिर्फ I करंट। तो इसका मतलब इधर से होके करंट जाएगा, फिर से आपका सिर्फ और सिर्फ I करंट जाएगा। तो हमने जितना इधर से दिया था I करंट ही हमने सप्लाई दिया था, और वही I करंट हमें दूसरी तरफ निगेटिव सर्किट पे मिल भी रहा है, सेल के निगेटिव पार्ट पे। इसमें यहाँ पे टर्मिनल्स मैं मान लेता हूँ, जैसे ये A है, ये B, ये C और ये D। इस लूप में एक लूप हमारे पास A B D A, एक लूप हमारा बन रहा है, लूप A B D A, ये लूप हमारा बन रहा है। इस लूप में आप क्या करोगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो देखो इस लूप में पोटेंशियल मतलब हमें देखना है A से B का पोटेंशियल पहले देख लो, और आप चलोगे इस लूप में इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे चले तो पहले A से B, फिर देखेंगे B से D, फिर देखेंगे D से A। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम इसको कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे A से B की तरफ चल रहे हैं और इसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है हमारा, तो पॉजिटिव। तो A से B का पोटेंशियल क्या होगा? तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस है P, करंट है I1, तो I1 इंटू P, वोल्टेज क्या हो गया? V इक्वल टू IR, तो I1 इंटू P। उसी तरह से यहां से B से D में देखेंगे, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, और इसमें रेजिस्टेंस है G और करंट है IG। तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो इसलिए ये भी आपका प्लस हो जाएगा, प्लस IG इंटू G। फिर जब आप इसके अपोजिट साइड इधर चल रहे हो, अब इधर चूंकि लूप आपका आपने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो आप लूप इधर जाओगे जब, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है, क्योंकि आप जा रहे हो D से A की तरफ। तो D से A की तरफ जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। अब करंट कितना है? I माइनस I1, तो यहाँ पे आप लिखोगे I माइनस I1। और रेजिस्टेंस कितनी है इस सर्किट की? तो रेजिस्टेंस जो है आपके पास दी हुई है R, तो दिस वन इज R। और इस लूप में मतलब A B D A, इस लूप में नेट पोटेंशियल जो लूप लॉ से क्या होता है, किरचॉफ लूप लॉ से, जीरो। तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। अब इस लूप का भी आपने इसी तरह से I1 माइनस IG इंटू Q, तो I1 माइनस IG इंटू Q, माइनस चूंकि डायरेक्शन अपोजिट था, आपने खुद ही बताया माइनस था, तो माइनस लगा दिया मैंने। और इसमें पूरा करंट है I माइनस I1 इंटू G, तो I माइनस I1 इंटू G, और इसकी रेजिस्टेंस थी S, तो इंटू S कर दिया। फिर इसमें भी देखा, यहाँ पे लूप में वापस जा रहे थे इस तरफ, तो करंट नेगेटिव में था, तो माइनस लगा दिया, IG इंटू G इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और देखना है। मान लिया हमने, ऐसा मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि करंट जो है गैल्वेनोमीटर से होके नहीं जा रहा है। एक कंडीशन मैंने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रहा हो। अगर गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जाएगा तो IG इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और IG जब जीरो हो गया तो आप देखो, अब जो भी टर्म्स हैं IG वाले, उसको मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं IG, तो IG हमारे पास ये वाला है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा पहले वाले लूप में हमारे पास जो बच रहा है A B D A में, ये वाला जो लूप है हमारा I1P माइनस I1 इंटू R। हाँ, और इस माइनस को भी मैं उधर लेके जा रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी बचे और हमारा काम भी हो जाए। तो दिस वन इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। ये इस लूप के लिए हमारे पास आ गया, और इसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, इक्वेशन 1। उसी तरह से दूसरे लूप की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा लूप जो है, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस IG को मैं यहाँ पे भी कैंसिल करूंगा। ये IG है, यहाँ पे इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पे हटाएंगे, और ये वाला तो पूरा हट जाएगा। तो ये जब पूरा हट जाएगा तो हमारे पास क्या रह रहा है? देखो यहाँ पे हमारे पास रह रहा है I1 इंटू Q, I1 इंटू Q, और ये माइनस में जो पार्ट है ना, इसको मैं LHS साइड में लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड RHS साइड में। तो ये हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। ये दूसरा वाला हो गया हमारे पास,
ये दूसरा वाला हो गया, दूसरा Yes, sir. इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा इक्वेशन दोनों हमारे पास है, दोनों को मैं डिवाइड करके देखता हूँ। तो देखेंगे अगर यहाँ पे I1P, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेपरेट में लिख देता हूँ I1P और अपॉन Yes, sir, वो दिख रहा है क्लियरली P upon Q equals to R upon S आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सब सही कैंसिल जवाब आ गया। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इसका मतलब है कि इसकी रेशियो, रेजिस्टेंस जो है हमारा P बाई Q और R बाई S, इसकी रेशियो इक्वल आ रही है। इक्वल आने का मतलब कब इक्वल आ रही थी? जब आपने यहाँ पे दिखाया कि गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रहा था। ये कंडीशन मैंने लिया हुआ था कि गैल्वेनोमीटर से होके Yes, करंट sir. नहीं जा रहा था। तो जब जब गैल्वेनोमीटर I से इक्वल टू 0 लिया हमने सर। बिल्कुल, जब गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रहा था, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया था, तो इसकी रेशियो, जो रेजिस्टेंस की रेशियो थी, इक्वल थी। तो इसका मतलब है कि अगर रेशियो इक्वल होगी तो करंट नहीं जाएगा, या अगर करंट नहीं गया तो रेशियो इक्वल होगी। दोनों का बिल्कुल रिवर्स वाला सिचुएशन होगा।